यह बात उस वक्त की है जब आज के तत्कालीन सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। पुलिस को कहीं से खबर मिलती है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने कॉलेज के हॉस्टल में यानी अपने रूम में रिवॉल्वर और साथ ही 25 जिंदा कारतूस छिपा रखे हैं। जब असम पुलिस कॉलेज में पढ़ रहे हेमंत बिस्वा शर्मा के हॉस्टल में छापा मारने पहुंचती है तो पुलिस को एक रिवॉल्वर और साथ ही 25 जिंदा कारतूस मिलते हैं जो उन्होंने हॉस्टल के किचन के पीछे छिपा कर रखा हुआ होता है। उस वक्त तक हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम एक उग्रवादी संगठन से भी जोड़ा जा रहा था जो कि उल्फा उग्रवादी संगठन था। उल्फा संगठन असम को भारत से अलग करने के लिए हथियार बंद लड़ाई लड़ रहा होता है। इसी संगठन के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर असम में दो थाने में केस दर्ज होता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा उल्फा के नाम पर असम के बिजनेसमैनों से लाखों रुपए की वसूली कर रहे हैं। साथ ही तभी सोनिया गांधी चाहते थे कि तरुण गोगोई को हटाकर हेमंता को सीएम बना दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि सीएम मैं डिसाइड करूंगा और इस तरह हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस से पत्ता कट जाता है। शारदा ग्रुप की सुदत्ता सेन ने कहा कि हेमंता असम में बिना किसी दिक्कत के बिजनेस करने के एवज में उनसे हर महीने लाखों रुपए की वसूली करते हैं। जो जमीन गरीब लोगों को दी गई थी वो जमीन कुछ ही महीनों के भीतर हेमंता की पत्नी भूरिया शर्मा की कंपनी के नाम पर आ जाती है। हेमंता की पत्नी की मीडिया कंपनी को एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए करोड़ों की सरकारी सब्सिडी दे दी जाती है। इस फ्लाईओवर का उद्घाटन खुद हेमंता बिस्वा शर्मा कर चुके थे। उसके उद्घाटन कार्यक्रम का टेंडर 5 महीने बाद निकाला जाता है और टेंडर का पैसा हेमंता के ससुराल पक्ष के एक करीबी बिजनेसमैन की कंपनी को दे दिया जाता है। असम के आतंकवादी संगठन उल्फा ने साल 2016 में दावा किया कि हेमंता बिस्वा शर्मा उल्फा के मेंबर्स का यूज करके पॉलिटिकल मर्डर करते थे और जिन लोगों को उन्होंने मर्डर किया उनमें कांग्रेस नेता मानवेंद्र शर्मा भी शामिल होते हैं। स्कूली बच्चे, विकलांगों और अन्य सरकारी वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर जो सरकारी पैसा आता था वह पैसा हवाला के जरिए असम के ही आतंकवादी संगठन DSDG ग्रुप को भेज दिया जाता था जो भारत के खिलाफ हथियार बंद युद्ध छेड़ रखे होते हैं। जिन सरकारी डिपार्टमेंट से पैसा डाइवर्ट किया जा रहा था उनमें से एक था हेल्थ डिपार्टमेंट और उस समय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से खूनी मीडिया चैनल पर। तो दोस्तों 1 फरवरी 1969 को असम के जोराहाट में एक हाईली एजुकेटेड ब्राह्मण परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। इस लड़की के पिता कैलाश नाथ शर्मा असम के जाने माने राइटर थे। वहीं मां मृणालिनी देवी भी एक राइटर होती हैं जो बाद में असम साहित्य सभा की वाइस प्रेसिडेंट भी बनती हैं। इस लड़की का नाम होता है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंता का परिवार असम का मूल निवासी नहीं होता है। इनके पूर्वज सदियों पहले उत्तर प्रदेश के कन्नौज से असम में आकर शिफ्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि इनके पूर्वज जो थे शिक्षा देने का कार्य करते थे। शुरुआती पढ़ाई के लिए हेमंता का एडमिशन गुवाहाटी के ही कामरूप एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल में होता है। यही 6 क्लास की पढ़ाई के दौरान ही हेमंता ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू के साथ जुड़ जाते हैं। उन दिनों आसू असम का सबसे बड़ा स्टूडेंट यूनियन होता है जो असमियों को आइडेंटिटी की बात करता था। 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान बहुत से बांग्लादेशी पाकिस्तानी सेना के जुल्म के कारण भारत के असम और बंगाल जैसे राज्यों में शरण ले रहे थे। इन लोगों की बढ़ती जनसंख्या को देख असम यूनियन ने बंगालियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। उन दिनों हेमंता बिस्वा शर्मा स्कूल में पढ़ रहे थे और तभी वो असमियों द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। अगस्त 1969 में असम के कई छात्र साहित्यिक संगठन बंगाली प्रवासियों के खिलाफ इकट्ठा हो जाते हैं और यहीं से होती है शुरुआत असम मूवमेंट की। इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता में आने के बाद साल 1981 आते आते कांग्रेस सरकार ने आसू पर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया होता है। उन दिनों हेमंता हर शाम आसू की प्रेस रिलीज और अन्य मटेरियल लोगों के बीच में बांटने
का काम किया करते थे। इसी दौरान हेमंत बिश्व शर्मा, आशु चीफ और असम मूवमेंट के फेस प्रफुल्ल कुमार महंत और उनके ही सहयोगी भृगु कुमार फुकुन के कांटेक्ट में आ जाते हैं और उनके इंपॉर्टेंट काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह असम नेशनलिज्म के ये दोनों फेस हेमंता के शुरुआती मेंटर बन जाते हैं। साल 1985 में कांग्रेस गवर्नमेंट और आशु संगठन के बीच में समझौता हो जाता है, जिसे असम एकॉर्ड भी कहा जाता है। इस समझौते के साथ ही आशु का जो असम मूवमेंट था वह खत्म हो जाता है। उस वक्त तक हेमंता बिश्व शर्मा भी स्कूल से पास आउट होकर गुवाहाटी के ही कॉटन कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। यहां हेमंता 3 बार असम कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं और इसी दौरान असम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा नाम के एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है, जो असम के लोगों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग करते हैं। यह लोग हथियार बंद क्रांति में यकीन करते थे और 1990 आते आते इनका असम में काफी इंफ्लुएंस बढ़ जाता है। साल 1990 में भारत सरकार ने उल्फा को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करते हुए इस पर बैन लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हेमंता की कहानी में आतंकवादी संगठन उल्फा की बात कहां से आ गई, जो भारत को तोड़ने की बात करता था और अलग से असम देश बनाने की बात करता था। दरअसल साल 1991 में, यानी जब हेमंता बिश्व शर्मा कॉटन कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, तभी उन पर यह आरोप लगते हैं कि वे आतंकवादी संगठन उल्फा के लिए शहर के बिजनेसमैन से लाखों रुपए की वसूली कर रहे हैं। इस तरह 1 जनवरी 1991 के दिन हेमंता के खिलाफ गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में टेररिस्ट एंड डिसर एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि टाडा का केस दर्ज हो जाता है। हेमंता पर यह भी पुलिस आरोप लगाती है कि जब पुलिस उनके कॉलेज के हॉस्टल की तलाशी लेने गई तो उन्हें वहां पर एक रिवॉल्वर और 25 जिंदा कारतूस मिलते हैं, जो उन्होंने एक किचन के पीछे छुपा कर रखा हुआ होता है। इसके लिए उन पर आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगती हैं। वहीं 28 मार्च 1991 के दिन हेमंता पर दोबारा से चांदमारी पुलिस स्टेशन में टाडा का केस दर्ज किया जाता है। इस पर हेमंता पर आरोप लगता है कि वह मारपीट और जान से मारने की धमकी देकर ग्रेटर गुवाहाटी के कुछ बिजनेसमैन और कुछ सरकारी अफसर से भी पैसे वसूल रहे हैं। उल्फा के नाम पर इस बार असम पुलिस ने हेमंता को अरेस्ट कर लिया और 15 दिन पुलिस कस्टडी में रखते हैं। दरअसल असम मूवमेंट के बाद आशु के कई मेंबर्स उल्फा में जाकर मिल जाते हैं और कई लोगों का दावा है कि इसी दौरान हेमंत बिश्व शर्मा भी उल्फा की ग्राउंड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उन पर केस दर्ज हुए। शुरुआती जांच में हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा उल्फा के नाम पर डरा धमकाकर और मारपीट करके लाख रुपए से भी अधिक वसूल करने की बात सामने आती है। हालांकि कुछ दिन बाद ही हेमंत बिश्व शर्मा जमानत पर जेल से बाहर आ जाते हैं। जब हेमंता बिश्व शर्मा इन टाडा केसेस में फंसे हुए थे, उसी समय फरवरी 1991 में ही पॉपुलर कांग्रेस लीडर मनवेंद्र शर्मा की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। मनवेंद्र शर्मा के मर्डर में भी हेमंत बिश्व शर्मा का नाम आता है। असम के पूर्व चीफ मिनिस्टर प्रफुल्ल कुमार महंत ने साल 2019 में यह दावा किया कि हेमंता ने उल्फा के साथ मिलकर मनवेंद्र शर्मा का मर्डर किया था और इसी कारण उन्हें आंसू से बाहर निकाला गया था। उल्फा के फैक्ट्स यानी उल्फा आई ने भी 2016 में दावा किया कि हेमंता बिश्व शर्मा उल्फा के मेंबर्स का यूज करके पॉलिटिकल मर्डर कर रहे थे और जिन लोगों का उन्होंने मर्डर किया उनमें मनवेंद्र शर्मा भी शामिल थे। इस तरह साल 1991 में हेमंता 2 टाडा केसेस और एक पॉलिटिकल मर्डर केस में फंस चुके होते हैं। इसीलिए हेमंता ने छात्र संघ छोड़कर असम के चीफ मिनिस्टर हितेश्वर शकिया की शरण ले ली। इस तरह साल 1993 में हेमंता आशु छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, जबकि आशु कांग्रेस पार्टी की घोर विरोधी होती है, लेकिन खुद पर चल रहे कई केसेस के कारण हेमंता ने कांग्रेस का ही चोला पहन लिया होता है। असम के चीफ मिनिस्टर हितेश्वर शकिया भी हेमंता के ग्राउंड नेटवर्क और लॉयल कैडर बेस से काफी प्रभावित हो जाते हैं और उन्होंने उन्हें मैच्योर करना शुरू कर दिया। इसलिए हेमंत बिश्व शर्मा हितेश्वर शकिया को अपना पॉलिटिकल गुरु भी मानते हैं
हैं। साल 1996 आते आते हेमंता से जुड़े टाटा के दोनों ही मामलों को रिकॉर्ड, चांदमारी और पान बाजार पुलिस स्टेशनों से रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया जाता है। यहां तक कि इस केस की डायरी भी पुलिस स्टेशन से गायब हो जाती है। इस तरह हेमंता से जुड़े टाटा के इन दोनों मामलों की जांच ठप हो जाती है। गुवाहाटी कोर्ट ने भी इस मामले में उतनी सक्रियता नहीं दिखाई। कमाल की बात यह रही कि हेमंता बिश्व शर्मा पर कोर्ट को प्रभावित करने की भी एलिगेशन लगे। साल 2005 में गुवाहाटी के एक न्यूज़पेपर अजीर दैनिक बेटोरिम ने एक आर्टिकल पब्लिश करते हुए दावा किया था कि माननीय जज भी हेमंत बिश्व शर्मा की मुट्ठी में है। इस वक्त तक हेमंता असम की कांग्रेस सरकार में एक पावरफुल मंत्री बन चुके होते हैं। इस आर्टिकल में कहा गया था कि टाडा केसेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पीआईएल पर सुनवाई करने वाली बेंच में शामिल जस्टिस पीजी अग्रवाल की बेटी और दामाद की कंपनी को सरकार ने सस्ती कीमत पर 20 बीघा जमीन दी है। इस कंपनी में जस्टिस अग्रवाल की भी 18,000 शेयर्स होते हैं, जिनकी 1.80 लाख की कीमत होती है। कंपनी को यह जमीन उस समय दी गई थी जब जस्टिस पीजे अग्रवाल हेमंता से जुड़ी पीआईएल पर सुनवाई कर रहे थे। और कमाल की बात यह रही कि इस पीआईएल को उन्होंने खारिज कर दिया। आगे साल 2010 में एक्टिविस्ट अखिल गोगोई ने इन दोनों टाटा केसेस की केस डायरीज धूल निकालने का दावा किया, जिनमें हेमंता के सहयोगियों के इकबालिया बयान भी शामिल होते हैं, जिसमें एक कॉन्फ्रेंस में हेमंता ने खुद कहा था कि उनका उल्फा के साथ लिंक्स हैं और वो एक्सटॉर्शन में मिलिटेंट्स की हेल्प किया करते थे। अखिल गोगोई ने हेमंता पर इन केसेस के डायरीज को चुराने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि हेमंता ने इन केस डायरीज को अपने एक फ्रेंड के पास रखा हुआ था, जहां से उन्हें यह मिली है। साल 2011 में उल्फा ने भी दावा किया कि हेमंता बिश्व शर्मा उनके मेंबर्स थे और उन्हें कायरता और नॉलेज की कमी के कारण उल्फा छोड़ना पड़ा। इसी तरह साल 2010 में उल्फा के मेंबर रहे कमलनाथ ने दावा किया कि हेमंता ने उन्हें जमानत दिलाने में हेल्प की थी। हालांकि खुद हेमंता बिश्व शर्मा उल्फा के साथ संबंधों से इनकार करते रहे और इन दिनों मामलों को फर्जी बताते हैं। हेमंता का कहना है कि वो और उनके दोस्त पुलिस और आर्मी द्वारा अरेस्ट किए जाने वाले लोगों को लीगल एंड प्रोवाइड करते थे और इन्हें इंडियन आर्मी द्वारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन का विरोध करने के लिए झूठे केसेस में फंसाया गया था। कुल मिलाकर टाटा के 2 केसेस और एक मर्डर केस में आरोप लगने के बाद हेमंता कांग्रेस की सवारी में आ गए और उन्हें तत्कालीन सीएम हितेश्वर शकिया का खूब साथ मिलता है। साल 1996 में असम में विधानसभा चुनाव शुरू हो जाते हैं और इन चुनावों में हेमंत बिश्व शर्मा जलकबाड़ी सीट से कांग्रेस की टिकट पर खड़े होते हैं। इंटरेस्टिंग, हेमंता के सामने उनके पुराने मेंटर रहे और असम गण के परिषद के लीडर रघु कुमार फुकन खड़े होते हैं। हालांकि इन चुनावों में हेमंता की हार हो जाती है और वे 17 से 12 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। 1996 के इन चुनावों में असम गण परिषद यानी एजेपी पार्टी को बहुमत मिलता है और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है। हेमंता के पुराने मेंटर रहे प्रफुल्ल कुमार महंत असम के नए सीएम बन जाते हैं। इस हार के बाद हेमंता ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपनी वकालत शुरू कर दी और 2001 तक यहां वकील के तौर पर काम करते रहे। साल 2001 में एक बार फिर से असम में चुनाव आ जाता है और कांग्रेस एक बार फिर से हेमंता को जलकबाड़ी सीट से चुनाव लड़ाती है। इस बार हेमंता ने अपने पुराने मेंटर भृगु कुमार फुकन को 10,000 वोटों से अधिक से हरा दिया। 2001 के असम चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलता है और तरुण गोगोई असम के नए चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। हितेश्वर शकिया की तरह ही हेमंता असम के नए चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई के भी क्लोज थे। जब साल 2002 में तरुण गोगोई ने अपने मंत्रालय का विस्तार किया तो हेमंता को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया जाता है, यानी जूनियर मिनिस्टर बना दिया जाता है। इस तरह धीरे धीरे हेमंत बिश्व शर्मा तरुण गोगोई के राइट हैंड बन जाते हैं। इस समय तक कांग्रेस का भी हेमंता पर भरोसा बढ़ चुका था, इसीलिए साल 2006 के असम असेंबली इलेक्शन में तरुण गोगोई के साथ हेमंता को भी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। एक बार फिर इन चुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और कांग्रेस को असम चुनाव जिताने
जिताने में हेमंता की बड़ी भूमिका सामने आती है। तरुण गोगोई ने भी हेमंता पर भरोसा जताते हुए उन्हें फाइनेंस और हेल्थ जैसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दे दी। धीरे धीरे तरुण गोगोई गवर्नमेंट में हेमंता बिस्वा शर्मा सभी जरूरी चीजों को हैंडल करने लगते हैं। सीएम की जगह वो खुद यानी हेमंता ही एमएलए को हैंडल करने लगे। प्रोटोकॉली हेमंता बिस्वा शर्मा ही असम के सुपर सीएम की तरह सरकार को रन कर रहे थे। इसी बीच अक्टूबर 2008 में असम में सीरियल ब्लास्ट होते हैं और इन ब्लास्ट के लिए आसू समेत कई संगठनों ने इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप यानी हुजी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना शुरू कर दिया, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसका विरोध किया। हेमंता ने इन ब्लास्ट के लिए बड़े टेरर ग्रुप यानी एनडीएफबी को जिम्मेदार ठहराया और बाद में यह सच भी निकला। तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार में मंत्री बनने के बाद हेमंता पर कई घोटालों में आरोप लगने लगे। साल 2009 में नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल यानी एनसीएसी में करोड़ों रुपए के टेरर फंडिंग स्कीम में भी हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम उछल गया और बाद में यह सच्चाई भी सामने आ जाती है। तरुण गोगोई की कांग्रेस में सरकार में मंत्री बनते ही हेमंता पर कई सारे घोटालों के आरोप लगने लगते हैं। साल 2009 में नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल यानी एनसीएसी में करोड़ों रुपए के टेरर फंडिंग स्कैम में भी हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम उछल जाता है। इस स्कैम में आरोप लगता है कि पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और मिलिटेंट्स के नेक्सस ने सरकारी पैसों को हवाला के जरिए मिलिटेंट ग्रुप डीमा हलम दाहोगाह यानी डीएसडी जो ग्रुप को डाइवर्ट किया है। जांच एजेंसी एनआईए ने अपनी चार्जशीट में दावा किया कि साल 2006 से 2009 के बीच स्कूली बच्चे, विकलांगों और अन्य सरकारी वेलफेयर स्कीम्स के लिए जो पैसे एनसीएसी के पास आया, उन पैसों को हवाला के जरिए डीएसडीजे ग्रुप को भेज दिया गया, जिसने इन पैसे से हथियार खरीदे और इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आम लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने के लिए किया। जिन सरकारी डिपार्टमेंट के पैसे का हेरफेर हुआ उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी शामिल था। उस समय हेमंता बिस्वा शर्मा हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। हालांकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दबाव के कारण एनआईए और सीबीआई ने असम सरकार के मंत्रियों को इस जांच से बाहर रखा। इससे हेमंता भी इस मामले में जांच से बच जाते हैं। जून 2010 में आरटीआई एक्टिविस्ट अखिल गोगोई ने आरोप लगाया कि इस स्कैम के मुख्य आरोपी आरएच खान ने हेमंता को एक लग्जरी कार गिफ्ट की थी। अखिल गोगोई ने हेमंता और उनकी पत्नी द्वारा 2008 में लाखों रुपए की कैश लेकर अपनी 5 साल की बच्ची लिए 2 कार खरीदने के लिए डॉक्यूमेंट भी दिखाए। हालांकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पत्नी ने बैंक लोन के लिए कार खरीदी थी। इन आरोपों के बावजूद कांग्रेस में हेमंता का कद दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा होता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि जब साल 2010 में असम की 2 राज्यसभा सीट जिताने के लिए कांग्रेस के पास विधायकों की कमी पड़ रही थी, तो सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल हेमंता बिस्वा शर्मा को फोन करते हैं, जो बीजेपी के 4 विधायकों को तोड़कर चुनाव के दिन खुद अपनी कार में बिठाकर असेंबली पहुंचते हैं। इस तरह कांग्रेस ये दोनों राज्यसभा सीट्स जीत सकी। वहीं बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। साल 2011 में असम एक बार फिर से असेंबली इलेक्शन आ जाते हैं। इस बार कांग्रेस ने हेमंत बिस्वा शर्मा को असम चुनावों के लिए इंचार्ज बनाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। इन चुनावों में कांग्रेस को 126 में से 78 सीट्स आती है और तरुण गोगोई को एक बार फिर से असम का सीएम बना दिया जाता है। लेकिन इस समय तक साफ हो गया था कि हेमंता बिस्वा शर्मा ही तरुण गोगोई के उत्तराधिकारी हैं और उनके बाद अगले सीएम वे ही बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ तरुण गोगोई को भी दिखने लगा था कि हेमंता बिस्वा शर्मा की पॉपुलर बढ़ती जा रही है और वह उनसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इस बीच 2012 में असम कांग्रेस के भीतर ही ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होते हैं, यानी कांग्रेस के संगठन के भीतर इलेक्शन होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, इन चुनावों में सीएम तरुण गोगोई के कैंडिडेट्स हार जाते हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा को समर्थन वाले कैंडिडेट्स जीत जाते हैं। यहां से दोनों के बीच सीधा टकराव शुरू हो जाता है। यह साफ था कि अब हेमंता बिस्वा
शर्मा खुद सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन तरुण गोगोई उनकी बजाय अपने बेटे गौरव गोगोई को आगे करना चाहते थे। इस तरह तरुण गोगोई और हेमंता के बीच लड़ाई खुलकर सामने आ जाती है। हेमंता को कांग्रेस के अहमद पटेल और विजय सिंह जैसे नेताओं का सपोर्ट भी मिल रहा था। तरुण गोगोई को सीएम पद से हटवाने के लिए हेमंता के कई बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलते हैं। सोनिया गांधी चाहती थी कि तरुण गोगोई को हटाकर हेमंता को सीएम बना दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी तरुण गोगोई को सीएम बने रहने देना चाहते थे। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो डिसाइड करेंगे कि सीएम कौन बनेगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे गुलाम नबी आजाद ने भी हेमंता मामले पर अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि सोनिया गांधी जी ने मुझसे कहा था कि हेमंता बिश्व शर्मा के पास क्लियर मेजोरिटी है और वह नए सीएम बनने चाहिए। उन्होंने मुझे अगले दिन असम जाकर उन्हें नए सीएम बनाने की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कहा, लेकिन शाम को राहुल गांधी ने फोन करके मुझे अगली सुबह अपने आवास पर बुला लिया। जब मैं वहां पहुंचा तो तरुण गोगोई और उनके बेटे गौरव गोगोई उनके साथ बैठे हुए होते हैं। राहुल गांधी ने हमसे साफ कर दिया कि लीडरशिप में कोई बदलाव नहीं होगा। हमने उनसे कहा कि हेमंता के पास एमएलए की मेजोरिटी है और वह बगावत करके पार्टी छोड़ देंगे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें जाने दो। हालांकि हेमंता ने तब भी कांग्रेस नहीं छोड़ी, लेकिन पार्टी में बगावत के कारण कांग्रेस ने भी हेमंता को लगातार किनारे करना शुरू कर दिया। इसी बीच साल 2013 में वेस्ट बंगाल के शारदा चिट फंड स्कैम में हेमंता बिश्व शर्मा का नाम सामने आने लगता है। दरअसल शारदा ग्रुप वेस्ट बंगाल और अन्य कई स्टेट्स में अपनी पोंजी स्कीम चला रही थी। इस स्कैम में कई बड़े पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज का नाम सामने आता है, जिनमें हेमंत बिश्व शर्मा भी शामिल होते हैं। साल 2013 में शारदा ग्रुप की चीफ सुदीप्ता सिंह ने सीबीआई को लिखे लेटर में आरोप लगाया कि हेमंता बिश्व शर्मा उन्हें चीट किया और उनसे करोड़ों रुपए लिए थे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सुदीप्ता सिंह ने आरोप यह भी लगाया कि हेमंत बिश्व शर्मा असम में बिना किसी दिक्कत के बिजनेस करने के लिए एवज में उनसे हर महीनों लाखों रुपए वसूलते हैं। शारदा चिट फंड स्कैम में नाम आने के वक्त हेमंत कांग्रेस में ही बने हुए होते हैं। ये वह दौर होता है जब नरेंद्र मोदी का उभार हो रहा था। 2014 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान हेमंता ने नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हुए कहा कि गुजरात में पानी की पाइपों से मुस्लिम का खून बहता है। हम एनआरसी को रिजेक्ट करते हैं और हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करते हैं और हिंदू मुस्लिम का नाम पर वोट नहीं मांगते। हालांकि इसके एक महीने बाद हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। हेमंता को भाजपा में ज्वाइन कराने के पीछे आरएसएस का बड़ा हाथ होता है। असम में मुस्लिम पॉपुलेशन ठीक ठाक होने के कारण आरएसएस का असम की राजनीति में काफी इंटरेस्ट बढ़ रहा था, इसीलिए भी आरएसएस की तरफ से हेमंता को फुल सपोर्ट दिया गया और उनकी भाजपा में एंट्री हो सकी। बीजेपी में शामिल होने के बाद लुई बर्जर स्कैम की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि लुई बर्जर स्कैम से रिलेटेड 7 फाइलें जीएमडीए ऑफिस से गायब हो जाती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे टाटा केस की डायरीज गायब हुई थी। इसके साथ ही हेमंता से जुड़े शारदा चिट फंड स्कैम घोटाले का मामला भी शांत पड़ जाता है। भले ही असम भाजपा के नेताओं ने हेमंता की भाजपा में एंट्री रोकने की खूब कोशिशें की थी, लेकिन भाजपा की टॉप लीडरशिप असम में भाजपा के एक्सपेंशन के लिए डी स्प्रिंग ने उसे यह मौका दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद हेमंत बिश्व शर्मा की पॉलिटिक्स भी दम से चेंज हो जाती है। हेमंता बिश्व सबसे पहले तो अपने एंटी मुस्लिम स्टैंड, हेट स्पीच और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाकर आरएसएस को अपनी तरफ करते हैं। वहीं भाजपा भी पहली बार सर्बानंद सोनोवाल को असम का मुख्यमंत्री बनाने में सफल हो जाती है। हेमंता ने अरुणाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी की सरकार बनवा दी। इसी तरह हेमंता त्रिपुरा में भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप को तोड़कर बीजेपी में ले आए। इस तरह भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स में भी असम की तरह ही रीजनल एलाइज के साथ मिलकर
मिलकर अपनी सरकारें बनवा ली होती हैं, जिसमें हेमंता बिश्वा शर्मा की बड़ी भूमिका रही। इन दिनों हेमंता असम की सोनोवाल सरकार में कई महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री को भी संभाल रहे हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन जैसी बड़ी मिनिस्ट्री। इसी दौरान साल 2020 में कोविड पेडम आ जाता है। कोविड पेडम में भी हेमंत बिश्वा शर्मा पर एक गंभीर आरोप लगा दिया जाता है। तो वायर की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जब वे हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, तब लॉकडाउन से ठीक पहले उनकी पत्नी की कंपनी जेसीबी इंडस्ट्रीज को अधिक कीमतों पर 5000 पीपीआई किट सप्लाई करने का अर्जेंट ऑर्डर दिया जाता है। जेसीबी इंडस्ट्रीज को 990 पर किट के हिसाब से ऑर्डर दिया गया, जबकि उसी दिन एक अन्य कंपनी से 6600 के रेट पर पीपीआई किट्स खरीदी गई होती है। इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि हेमंता की पत्नी को कंपनी को पीपीआई किट बनाने का पहले से कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। ये कंपनी अपना ऑर्डर भी पूरा नहीं कर पाई और इसने मात्र 1485 पीपीआई किट्स सप्लाई किए। इसके कारण यह अर्जेंट ऑर्डर कैंसिल करना पड़ जाता है। कोविड पेंडेमिक के बीच ही मार्च और अप्रैल 2021 में असम में असेंबली इलेक्शन होते हैं। भाजपा ने इस बार का असम इलेक्शन हेमंता के लीडरशिप में ही लड़ा और हेमंता इस भरोसे पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। बीजेपी एक बार फिर 60 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है और राज्य में अपने अलायंस की मदद से भाजपा की सरकार बन जाती है और इस तरह हेमंता बिश्वा शर्मा पहली बार असम के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। दोस्तों, आप सभी को हेमंत बिश्वा शर्मा पर हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।